हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सारे के सारे बहुत मस्त होंगे। और स्टडी बेस्ट 41 के यूट्यूब चैनल पर हम जेनेटिक्स की यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। क्लास 12th की यूनिट है जेनेटिक्स, और इसमें हमने 2 लेक्चर्स को कवर भी कर लिया है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। आज हम जो करने वाले हैं वो जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। देखिए, हमने जेनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें कवर कर रखी हैं। हमने इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों को हमने पढ़ना था पूरे जेनेटिक्स में, जिसमें से वेरिएशन वाला जो हमारा पूरा पार्ट है ये हमने कवर कर रखा है जेनेटिक्स का वीडियो नंबर 2 में। जिसने नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और जेनेटिक्स के 1 में हमने केवल इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि इनहेरिटेंस क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, जेनेटिकल कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं, यानी कि जेनेटिक्स का एक लेआउट दिया था, एक इंट्रोडक्शन दिया था। पूरी जेनेटिक्स में हमको 2 ही चीज़ें पढ़नी थी, एक था अपना इनहेरिटेंस और एक था अपना वेरिएशन। अब हमने वेरिएशन तो कवर कर रखा है, और आज के लेक्चर से हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो पूरी की पूरी इनहेरिटेंस पे बेस्ड होंगी। मतलब कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग आज से जब तक ये यूनिट चलेगी तब तक हम लोग केवल इसी सेक्शन को डिस्कस कर रहे होंगे। और इस सेक्शन को डिस्कस करने के लिए हमको जेनेटिक्स के कुछ बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये टर्म्स हम नहीं जानेंगे तो पूरी जेनेटिक्स हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बन जाएगी, और पूरी जेनेटिक्स इन ही टर्म्स पर डिपेंडेंट है। तो आपको ये टर्म्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए और पता होना चाहिए कब किन टर्म्स को कहाँ पे यूज करना है। तो देखिए, आज हमको पूरा ही ये वीडियो जेनेटिकल टर्म्स पर डिस्कस करना है। तो कौन कौन से टर्म्स हमको पढ़ने हैं हम वो देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए देखिए, कैरेक्टर, ट्रेट, जीन, एलील, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोकॉपी, डोमिनेंट, रेसेसिव, ओरिजिनल या फिर अनमॉडिफाइड एलील, सेकेंड 15 नंबर है म्यूटेंट या फिर मॉडिफाइड एलील। ऑफस्प्रिंग पढ़ना है, सिबलिंग पढ़ना है, इनब्रीडिंग पढ़ना है, आउटब्रीडिंग पढ़ना है, हाइब्रिड विगर पढ़ना है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ना है, फॉरवर्ड जेनेटिक्स, रिवर्स जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। तो मतलब हमको इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हमको देखना है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, तभी हम पूरे जो हमारा इनहेरिटेंस वाला सेक्शन है जेनेटिक्स का उसको हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है जी। चलिए आइए एक एक टर्म को उठाते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? अच्छा, पहले वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताया था कि जीन से कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है। मैंने आपको ये समझाया था कि कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है किसी भी जीन से। मैंने वो आपको बताया था कि जीन होना चाहिए, जीन एक्सप्रेस होना चाहिए, और जीन के एक्सप्रेशन होने के लिए सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके कोई कैरेक्टर डेवलप होता है। कैरेक्टर का मतलब क्या है? हिंदी में इसको गुण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर का मतलब क्या है? देखिए, जीन जो हमारा बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुआ, पिताजी से बच्चे में ट्रांसफर हुआ, वो बच्चे में गया, वो एक्सप्रेस हुआ, उसको एनवायरनमेंट में भी, उसको सुटेबल एनवायरनमेंट भी मिला, और उसने कुछ इफेक्ट डेवलप किए। उस जीन ने एक्सप्रेस करने के बाद अपने आप को कुछ इफेक्ट डेवलप किए उस ऑर्गेनिज्म में, उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। मैं समझाता हूं, ये है क्या, व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर क्या है? इट is the effect of result of gene expression। जीन एक्सप्रेशन मतलब जो जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आया है, वो जीन एक्सप्रेस करके जो इफेक्ट ऑफस्प्रिंग में दिखाएगा उसी को कैरेक्टर कहते हैं। समझाता हूं, देखिए, पेरेंट जो मतलब मान लीजिए कि कोई पिताजी थे, पिताजी लंबे थे, ठीक है, उनमें जो लंबाई का जीन था वो जीन ट्रांसफर होकर बच्चे में आ गया, लंबाई वाला, ठीक है। अब वो जीन आया और एक्सप्रेस हुआ। अगर वो जीन एक्सप्रेस होगा तो बच्चे में भी हाइट का कैरेक्टर, मतलब बच्चा भी लंबा हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, बच्चे में इफेक्ट कैसा आया, उस जीन ने एक्सप्रेस किया और वो इफेक्ट ऐसा आया कि बच्चा भी लंबा हो गया। तो मैंने वही लिखा कि जीन का जो एक्सप्रेशन है उसका जो रिजल्ट होगा वही क्या है? कैरेक्टर है। तो इट इज द इफेक्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ठीक है जी, कैरेक्टर को हम लोग जान सकते हैं। और ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल, मतलब ये जो इफेक्ट आया है ये इफेक्ट कैसा हो सकता है? दिस इफेक्ट कुड बी मॉर्फोलॉजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल, मतलब मॉर्फोलॉजिकल और फिजियो
लॉजिकल जो इफेक्ट होते हैं जीन के एक्सप्रेशन के, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, कैरेक्टर नाम दे दिया है। और कैरेक्टर के मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। एग्जांपल्स जैसे हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है, इसको हिंदी में कद बोलते हैं, ठीक है, ये कैरेक्टर है। कलर, कलर एक कैरेक्टर है। तो ठीक है जी, ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैसे डेवलप होते हैं, जो जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आया है उसका एक्सप्रेशन होता है, और उसके एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आता है वही क्या डेवलप कर लेता है, कैरेक्टर डेवलप कर लेता है। ठीक है, चलिए इसको मैं आप मिटा देता हूं, मिटा दूं, चले, अच्छा चलिए अभी मिटा क्या देता हूं, नीचे लिख देता हूं, जगह तो खाली है। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो है ट्रेट। इसको आप लोग लिखते चलेंगे। ट्रेट क्या है, एक कैरेक्टर के जो अलग अलग फॉर्म्स पॉसिबल हैं उन्हीं को हम लोग ट्रेट कहते हैं। मतलब जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट ये क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन इस हाइट के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। कोई टॉल हो सकता है, मतलब लंबा हो सकता है, तो कोई छोटा भी हो सकता है, छोटा के हम लोग बोलते हैं ड्वार्फ। तो ये क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसके, कैरेक्टर्स के। ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी गुण का जो डिफरेंट फॉर्म है, और इसी को हमने एक नाम दे दिया है क्या, ट्रेट। क्या नाम दे दिया है, तो ट्रेट। तो ट्रेट क्या है साहब, ये कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म है। मतलब हाइट अगर एक कैरेक्टर है तो इसके दो अलग अलग फॉर्म थे, एक टॉल था एक डॉर्फ था, और यही डिफरेंट फॉर्म्स किसी भी कैरेक्टर का क्या कहलाता है, तो ट्रेट कहलाता है। तो ट्रेट क्या है आप लिख लेंगे, इट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, चलिए इसी को हमने ट्रेट नाम दे दिया। मैं अब इसको रब कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट पे चलूंगा, लिख लेंगे जिसको जो लिखना है। चलें आगे, चलिए तो कैरेक्टर समझ गए कि कैरेक्टर क्या है, जीन के एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आता है उसका जो इफेक्ट हमको ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलता है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, वही क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जीन। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये क्या है, जीन। चलिए जीन के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। और जीन के बारे में अच्छे से जानिएगा, अच्छे से इस वजह से जानिएगा क्योंकि पूरी जेनेटिक्स जिस एक पॉइंट पे डिपेंड है वो है जीन। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए कि पेरेंट्स, अगर जैसे कोई पेरेंट है, पेरेंट तो वो रिप्रोडक्शन करता है और क्या बनाता है, ऑफस्प्रिंग बनाता है। इसमें पेरेंट अपने जैसे कुछ कैरेक्टर को किसमें डाल देता है, ऑफस्प्रिंग में डाल देता है। क्या ये पेरेंट डालता है क्या, नहीं, ये कैरेक्टर्स जीन के माध्यम से यहां पे ऑफस्प्रिंग में लाए जाते हैं। मैंने क्या बोला, रिप्रोडक्शन के दौरान जो जीन होता है, जीन वो क्या करता है, वो कुछ कैरेक्टर को पेरेंट से उठा के कहां पे ला देता है, ऑफस्प्रिंग में ला देता है। मैंने क्या बोला, जो जीन होता है, जीन वो क्या करता है, कुछ कैरेक्टर्स को, जीन का क्या काम है, जीन का क्या काम है, कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ला देगा। ठीक है, ये कौन करेगा, कौन, ये जीन का काम है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में रिप्रोडक्शन के दौरान जो कैरेक्टर लाने का काम करेगा वही कौन है, जीन है। और एक बात बताना मुझको, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर के ट्रांसफर को ही तो क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब अगर इनहेरिटेंस कराना है तो कौन कराएगा इनहेरिटेंस, जीन कराएगा। मतलब बिना जीन के तो इनहेरिटेंस पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना विदाउट जीन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग अगर कैरेक्टर भेजना है तो जीन नेसेसिटी है, और पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर भेजने को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की जो बेसिक चीज है वो क्या है, जीन है। इसीलिए मैं अगर एक लाइन लिख दूं कि जीन इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो क्या आप इस पर बुरा मान जाएंगे क्या, जी नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। और यही तो सबसे बड़ी पॉइंट है जीन का कि जीन है क्या चीज, इट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या है, ये बेसिस है। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये हो गया, इट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है, इनहेरिटेंस में कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, इसको ले जाने का काम कौन करता है, जीन ही तो करता है। तो क्या मैं दूसरा बात यहां पे लिख दूं कि इट कैरीज की जगह मैं क्या लिख दूं, ट्रांसफर लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट ट्रांसफर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to next generation।
एक जनरेशन से कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। कौन? जीन। जैसे पिता से कैरेक्टर को किस में भेज दिया? बच्चे में भेज दिया। दादाजी से पिताजी में भेज दिया कैरेक्टर को। ये लेके कौन जा रहा है? जीन लेके जा रहा है। तो इसने जीन ने क्या किया? कैरेक्टर को ट्रांसफर किया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। वही लिख रखा है कि पहली बात तो ये इनहेरिटेंस का बेसिस है ना। अगर जीन होगा ही नहीं तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर ही नहीं होगा। ठीक है, वही मैंने लिखा है। अब आपको कोई पूछे व्हाट इज जीन, तो जीन क्या है? इट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और हम लोग ये डेफिनेशन तब से जान रहे हैं जब से हमने जीन को जानना चालू किया था, यानी कि बहुत पुराने जमाने से ही जीन की डेफिनेशन चली आ रही है। इसलिए इसको, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक चीज कहा जाता है कि ये क्या है? ये क्लासिकल डेफिनेशन है। क्या है? क्लासिकल डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी? जीन की। जीन की क्लासिकल डेफिनेशन है। तो क्या आज भी जीन की यही डेफिनेशन लागू होती है क्या? जी नहीं, आज जीन की डेफिनेशन थोड़ा सा बदल चुकी है। क्यों? ऐसा क्यों है मैं समझाता हूं। जैसे जब मैं आपसे कहता हूं कि इट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इट ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो ये तो एक थ्योरेटिकल बात हो गई ना यार, कि ये इनहेरिटेंस का बेसिस है, कैरेक्टर को इस जनरेशन से उस जनरेशन में लेके जाता है। क्या हमको पता है क्या कि जीन कहाँ होता है? अभी तक तो कुछ मुझे जानकारी नहीं है, तो आप बताइए कहाँ होता है और कैसे ये लेके जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए। देखिए, जीन को अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि जीन कहाँ मौजूद होता है, तो आपको मैं जरा समझाता हूं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसी क्रोमोसोम पे मौजूद होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर आरएनए। मैं अगर ह्यूमन की बात करता हूं तो ये क्या है? ये डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए है अपना। अच्छा, अब मैं इस डीएनए को यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं ऐसे सीधे सीधे, ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी है। चलो स्ट्रेट लाइन में क्या, मैं डीएनए बना देता हूं। देखिए ये क्या है हमारा? ये डीएनए है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? चाकू लिया, ये चाकू, और इसको चाकू से खटाखट काटता हूं। ये काट दिया, 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 काट दिया। डीएनए को मैंने अलग अलग टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, अब डीएनए का काम क्या है? मैं, आपने क्लास 10th में इतना तो पढ़ा होगा ना, डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, एक सीक्वेंस में आपको दिखाता हूं। मैंने आपसे क्या कहा था? जब मुझको जेनेटिकल कैरेक्टर बनाना है तो सबसे पहले जीन होना चाहिए, और जीन का करता क्या है? जीन बनाता है एंजाइम, और ये जो एंजाइम जीन ने बनाया, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्रोटीन, और यही प्रोटीन क्या बनाएगा? कैरेक्टर बनाएगा। ठीक है, मतलब जीन का काम हमने तो आपको बताया था कि कैरेक्टर का बनाना है, लेकिन वो बनाता कैसे? वो एंजाइम बनाएगा, एंजाइम प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन क्या बनाएगा? कैरेक्टर। यानी कि कहीं ना कहीं डीएनए से हमने जो सुना था कि डीएनए क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है, और उससे क्या बन जाता है? प्रोटीन बनता है। यानी कि इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बोलते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। यानी कि डीएनए क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करता है। और आप सोचिए जरा, प्रोटीन बन गई तो क्या कैरेक्टर बन जाएंगे? यानी कि कहीं ना कहीं जीन और डीएनए में हमको कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर दिख रहा है। क्या कनेक्शन है सर? इस चीज को समझाइए। देखिए जरा, डीएनए है, इसको मैंने अलग अलग टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में काट दिया। अब डीएनए के कुछ सेगमेंट क्या बना लेते हैं? डीएनए के कुछ सेगमेंट एमआरएनए और प्रोटीन बना लेते हैं। क्या बोला साहब? एमआरएनए और प्रोटीन बना लेते हैं। देखिए जरा, डीएनए का मान लेते हैं कि जो मैंने हिस्सा काटा था, अलग अलग हिस्सा, ये वाला हिस्सा एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा नहीं बना पाता, एमआरएनए और प्रोटीन नहीं बनाता। उसके बाद ये वाला हिस्सा भी नहीं बना पाता, लेकिन ये वाला हिस्सा बना लेता है, ये वाला भी हिस्सा बना लेता है, और ये वाला भी हिस्सा बना लेता है। अब मैंने आपको क्या बताया? डीएनए का ये वाला हिस्सा एमआरएनए और प्रोटीन बना ले रहा है। अगर प्रोटीन बना ले रहा है तो क्या ये वाला हिस्सा कैरेक्टर बना लेगा क्या? क्योंकि प्रोटीन बना तो उसी से कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। तो डीएनए का ये वाला हिस्सा ने क्या बनाया? प्रोटीन बना लिया, एमआरएनए। इस वाले हिस्से ने नहीं बना पाया, ये वाला हिस्सा भी डीएनए का नहीं बना पाया जो मैंने काटा था, और ये वाला हिस्सा भी इसने बना लिया, इसने बना लिया, और इसने बना लिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। डीएनए का वो हिस्सा जो एमआरएनए और प्रोटीन बना ले, उसी को जीन कहते हैं। धीरे से बोल देना, कोई पूछे कि जीन क्या है, तो इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए और प्रोटीन बना पाए, उसी को ही जीन कहते हैं। उसी को क्या बोल देते हैं? जीन बोल देते हैं। मतलब जीन और डीएनए में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। डीएनए तो पूरा स्ट्रैंड था, लेकिन उस डीएनए का वो हिस्सा जो एमआरएनए और प्रोटीन बनाया, उसी को जीन बोल दिया।
ठीक है, मतलब पूरे डीएनए में से जिसने एमआरएनए और प्रोटीन बनाया उसी को क्या बोल दिया, जीन बोल दिया। और अब अगर प्रोटीन बन गया है तो कैरेक्टर तो आ ही जाएंगे। मतलब अगर मैं इस सेगमेंट को जीन बोल दूं तो क्या ये बात सही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्या ये सेगमेंट भी जीन है क्या? जी हाँ, ये सेगमेंट भी जीन है। क्या ये सेगमेंट जीन है क्या? जी हाँ, ये सेगमेंट भी जीन है। ये सेगमेंट जीन है क्या? हाँ, ये सेगमेंट भी जीन है। क्या ये सेगमेंट जीन है? जी नहीं, ये सेगमेंट जीन नहीं है। क्या ये सेगमेंट जीन है क्या? नहीं, ये सेगमेंट भी जीन नहीं है, क्योंकि जो एमआरएनए और प्रोटीन नहीं बना पाएगा उस सेगमेंट को हम जीन नहीं कहेंगे। फटाफट इस चीज़ को उतार लीजिएगा, फटाक से लिखिए, उतार लीजिएगा। मैं जीन की मॉडर्न डेफिनेशन को लिख रहा हूँ, उतार लीजिएगा इसको। मैं इसको थोड़ा सा इधर वाले पार्ट को रब करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो जीन की मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है? मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है साहब कि इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए फॉर्मिंग एमआरएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए और प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही क्या है? वही जीन कहलाता है। और ये क्या है? ये हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है। किसकी? जीन की। जीन की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? जीन की मॉडर्न डेफिनेशन यही है, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए फॉर्मिंग एमआरएनए एंड प्रोटीन। और आप आशा करते हैं कि ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी था। नहीं तो हम जिंदगी भर यही क्लियर नहीं कर पाते हैं कि जीन कहाँ पे है। अब जरा मुझे बताइएगा, अब जो क्रोमोजोम है, अब इसी क्रोमोजोम पे डीएनए मौजूद है, इसके कुछ पार्ट एमआरएनए और प्रोटीन बनाएंगे तो इस कुछ पार्ट को तो हम जीन कह देंगे और कुछ पार्ट को हम जीन नहीं कह पाएंगे। तो क्या जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर कोई पूछे जीन की लोकेशन बताओ, तो जीन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम ऑन दैट पार्ट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स एमआरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है जी। तो अच्छा एक बात बताओ और मुझे, जैसे मुझे बताओ ये कंप्लीट डीएनए था, इसका कुछ हिस्सा जीन बना और कुछ हिस्सा जीन नहीं बना। इसका मतलब क्या है? डीएनए का हर हिस्सा जीन नहीं हो सकता। तो मैं अगर एक लाइन लिख दूं, एवरी डीएनए इज जीन, क्या एवरी डीएनए जीन, क्या ये बात सही है क्या? जी नहीं, ये बात गलत है। जबकि मुझे लिखना क्या चाहिए था? एवरी डीएनए इज नॉट अ जीन, बट एवरी जीन इज डीएनए। क्या हर जीन डीएनए है क्या? जरा एक बात बताओ, ये वाला जीन अगर ये जीन है तो पक्का डीएनए है, क्योंकि जीन है क्या? डीएनए का सेगमेंट ही तो है। इसका मतलब क्या? जो जीन है वो तो पक्का डीएनए है, लेकिन जो डीएनए है जरूरी नहीं कि वो जीन भी होगा ही होगा। तो अगर ये वाली लाइन एवरी डीएनए इज जीन, ये गलत बात है जी। बट एवरी जीन इज डीएनए, जी हाँ ये सही बात है। ये वाली दोनों लाइन्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इसको भी फटाफट उतार लीजिए। और ये हमारा जीन का पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो गया कि जीन कहाँ पाया जाता है और कैसे ये क्या बनाता है, कैरेक्टर को कैसे बनाता है। ये भी थोड़ी सी बात हम जान गए होंगे कि जीन क्या करता है। जीन बनाता है एंजाइम, एंजाइम बनाता है प्रोटीन, प्रोटीन से डेवलप होते हैं कैरेक्टर। और ये प्रोटीन कैसे डेवलप होते हैं? प्रोटीन जो डीएनए का सेगमेंट था, जो जीन था, उसने क्या बनाया होगा? एमआरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और उससे क्या बना होगा? एमआरएनए से प्रोटीन बना होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम थोड़ा सा बताने का आपका प्रयास किए। और चलिए, जीन वाला सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यार मुझे तो लगता है आज वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी भाई, बट कोई बात नहीं, हर वीडियो में एक एक टॉपिक को अगर कवर करते चलेंगे तो जल्दी ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, हमने क्या कंप्लीट कर लिया जी? हमने जीन तक का कंप्लीट कर लिया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है अलील। अलील क्या है? फोर्थ टर्म अलील। देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? ट्रेट। वैसे जीन के डिफरेंट फॉर्म्स को अलील बोलते हैं। जैसे ये देखिए, हाइट, ठीक है, हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसके दो फॉर्म्स होते हैं, टॉल और डॉर्फ। टॉल और डॉर्फ, उन्हीं को हमने क्या बोला था? ट्रेट बोला था। और हाइट का जो जीन है उसके भी दो डिफरेंट फॉर्म है। उसके दो डिफरेंट फॉर्म है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जैसे मैंने हाइट को कैपिटल टी से मैं टॉल को दिखाना चाह रहा हूँ, स्मॉल टी से मैं डॉर्फ यानी कि छोटे कद के दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसी जीन का दो हिस्सा मैंने कर दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या बताता है? ये टॉलनेस को डिफाइन करता है और ये डॉर्फनेस को डिफाइन करता है, यानी कि छोटा। स्मॉल टी छोटा को डिफाइन करता है, कैपिटल टी बड़े को डिफाइन करता है। अच्छा देखिए, जीन के ये डिफरेंट फॉर्म है। ये क्या है?
डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। तो इन्हीं को हमने क्या बोल दिया, इन्हीं को हमने बोल दिया अलील। तो अलील क्या है, अलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। इसको लिख लीजिएगा जरा, अलील क्या है, इट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। और ये उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, केवल इतना ही जानना जरूरी नहीं है कि ये जीन के डिफरेंट फॉर्म्स है, इसको थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है कि ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, ठीक है, मौजूद कहाँ पे होते हैं। उसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा जानना है। क्रोमोसोम कैसे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमो, जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जरा थोड़ा उसको देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम के साथ में पेयर में एक क्रोमोसोम और है, ये वाला है, ठीक है। और ये दोनों क्रोमोसोम जो एक साथ में ऐसे हैं कि सेंट्रोमियर से जितनी डिस्टेंस लेंथ इसके ऊपर है उतनी ही नीचे इसकी भी है, ठीक है। मतलब दोनों क्रोमोसोम की लेंथ ऊपर और नीचे बराबर है, ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलोगस। केवल इतना लेंथ बराबर होना ही होमोलोगस हो जाने का वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि अगर लेंथ बराबर है तो ये होमोलोगस हो जाएगा। इसके लिए क्राइटेरिया और है क्या, कि अगर आप कोई लोकेशन, कोई एक लाइन डालते हो जो कि दोनों क्रोमोसोम्स, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उनको काटती है, तो उनके एक लोकेशन पर, जैसे इस क्रोमोसोम के इस वाले पॉइंट पर और इस क्रोमोसोम के इस वाले पॉइंट पर, जो जीन के दो डिफरेंट, जो जीन्स पाए जाते हैं, जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स पाए जाते हैं, वो एक ही कैरेक्टर के होने चाहिए। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्या आपको ये समझ में आता है क्या कि जीन यहाँ पे पाया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने ये वाली लाइन खींची तो इसके दो पॉइंट पर जीन्स पाए जाएंगे, और वो जीन्स अगर सेम कैरेक्टर के हुए, सेम कैरेक्टर, जैसे मैं कैपिटल टी लेता हूँ, यहाँ पे स्मॉल टी, भैया भले ही अलग हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग है, लेकिन है तो एक ही कैरेक्टर के, किसके, हाइट के। यानी कि ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिनके एक लोकस पे, ये एक ही लोकस है क्योंकि एक ही लाइन पे दोनों जीन पाए जा रहे हैं, तो एक ही लोकस पर ये जीन पाए जा रहे हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिनके एक लोकस पर एक कैरेक्टर के जीन पाए जाएं, ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और ऐसे जीन्स जो इन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं एक लोकेशन पर, उनको अलीलिक जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलीलिक जीन्स। तो व्हाट इज होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम? The chromosome in which same character of genes are present on same locus of chromosome, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसके सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर के जीन पाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्रोमोसोम को होमोलोगस कहेंगे, और इसमें जो लेंथ होती है ये भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब अलीलिक जीन और नॉन अलीलिक जीन में थोड़ा हम इसको समझने का भी प्रयास करते हैं। थोड़ा सा देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये दो क्रोमोसोम थे, मान लीजिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। छोटा बड़ा बन जा रहा है यार बार बार, इसको एक ही टाइप का बनना चाहिए। ठीक है, ये एक पेयर हो गया, और मैं दूसरा पेयर दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। ये दूसरा पेयर हो गया, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, जरा देखिएगा इस बात को, जरा देखिएगा, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों होमोलोगस हैं, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों होमोलोगस हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी का जीन पाया जा रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे भी किसी कैरेक्टर का जीन पाया जा रहा है, ठीक है, मानता हूं मैं, कोई कैरेक्टर का भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे बताइए, जैसे मान लेते हैं यहां पे भी कोई जीन पाया जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने अगर यहाँ पे लाइन खींची, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम ए और ये होमोलोगस क्रोमोसोम बी, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम ए में अगर मैंने एक लाइन खींची और सेम लोकस पे दो डिफरेंट टाइप के जीन्स पाए गए, तो ऐसे जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर एक लोकेशन पर जब दो डिफरेंट टाइप के जीन्स पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलीलिक जीन, अलीलिक जीन्स। खास बात क्या है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक ही लोकेशन पर पाए जाएंगे। मैंने क्या बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकेशन पर, पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकेशन पर, मतलब जो दो पेयर है होमोलोगस का, उसी के एक लोकेशन पर ये जीन्स पाए जाने चाहिए, तभी ये एलीलिक जीन्स होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जरा इसकी बात करते हैं, इसकी और इसकी, तो मैं इसको रेट से वो करता हूं, जरा इनकी और इनकी बात कर लो, क्या ये अलीलिक है कि नॉन अलीलिक?
एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या कहा, अलीलिक जीन्स वही जीन्स होंगे जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकेशन पर पाए जाएं। अगर आप ये लाइन सीधी बनाते हो और इसको काटते हुए चली भी जाती है, मतलब एक ही लोकेशन पर ये भी जीन पाया जा रहा है, लेकिन क्या ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम से पाए जा रहे हैं क्या? ये और ये होमोलोगस थे, ये और ये होमोलोगस थे, लेकिन और ये वाला नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे अगर दो जीन्स पाए जा रहे हैं तो कभी भी अलीलिक जीन्स नहीं कहे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा जीन है? ये नॉन अलीलिक जीन है। ये कैसा जीन है? नॉन अलीलिक जीन है। ठीक है जी, दिमाग में घुस गया। तो ये और ये कैसे हैं? अलीलिक जीन्स, जबकि ये और ये क्या है? नॉन अलीलिक जीन। अच्छा, जरा इसकी और इसकी बात कर लो, तो ये कैसे हैं? एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर पाए जाने चाहिए। पहली बात तो ये एक ही क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं, होमोलोगस पेयर पे तो ये पाए ही नहीं जा रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं, और एक ही क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं तो कभी भी अलीलिक जीन कहलाएंगे ही नहीं। इसका मतलब ये भी नॉन अलीलिक जीन्स हैं। कैसे हैं? नॉन अलीलिक जीन्स। तो अलीलिक जीन्स वही जीन्स होंगे जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकेशन पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से, मैं इसको रब करूंगा। तो मैं अगर अलील्स को लिखना चाहूं तो अलील्स को मैं क्या लिख सकता हूं? अलील्स क्या हैं? ये हैं, पहली बात जो मैंने बताई थी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है जी, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अलील क्या है? ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स हैं जो कि पाए जा रहे हैं सेम लोकस पर। कहां पर? डिफरेंट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम मैंने आपको बताया ही था क्या है। चलिए ठीक है, ये बात आप समझ गए, अलील को आप जान गए हमारे हिसाब से। और अगर मैं आपसे कहूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये है क्या? ये अलील है। ये क्या है? जीन के डिफरेंट फॉर्म्स है ना, तो ये क्या है? अलील है। एग्जाम्पल भी आप लिख लेंगे, हाइट के लिए दो डिफरेंट, तो जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स अलील कहलाते हैं, जो कि कहाँ पाए जा सकते हैं? अलीलिक जीन्स वो जीन्स है, और वो कहाँ पाए जाएंगे? अलीलिक जीन्स होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे। बाकी अगर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के सेम लोकस पर नहीं पाए जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? वो नॉन अलीलिक जीन हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई, अलील्स हमारा हो चुका है जी। अब आता है पांचवा पॉइंट, होमोजाइगस। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने आपको बता ही दिया, तो पांचवा भी, चौथा भी हो गया और पांचवा भी हो। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या लिख लेंगे? द क्रोमोसोम अ पेयर। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या लिखेंगे? द पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन विच सेम कैरेक्टर्स जीन इज प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम के सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर के जीन पाए जाने चाहिए। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। और इनमें जो लेंथ होती है सेंट्रोमियर से वो लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगला छठा, होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस क्या होता है, जरा इस चीज को समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया? जीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। अच्छा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस समझने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये अभी नहीं लिखेंगे, ये आप अलील के बाद ही कंटिन्यू करके इस पॉइंट को लिख लेंगे। हेप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल को थोड़ा समझते हैं। हेप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल क्या होती है? हेप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो एक रहता है, और डिप्लॉइड सेल में पेयर में होता है। ठीक है, इसका मतलब हेप्लॉइड सेल में अगर आप किसी कैरेक्टर के अलील की होने की बात करेंगे तो कितना अलील होगा? ये एक ही अलील होगा। इन हेप्लॉइड सेल वन अलील ऑफ अ कैरेक्टर इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल के लिए या तो टॉलनेस के लिए कैपिटल टी होगा और डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी होगा, या तो कैपिटल टी होगा और या तो स्मॉल टी होगा। मतलब एक कैरेक्टर का एक ही अलील अगर पाया जाएगा तो ऐसे सेल को क्या बोल देंगे? हेप्लॉइड सेल। ठीक है, और एक कैरेक्टर का दो अलील पाया जाएगा। ठीक है, डिप्लॉइड सेल क्या होती है? सेल जिसमें दो अलील्स पाए जा रहे हैं एक कैरेक्टर का। ठीक है, इज प्रेजेंट, टू अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ सेल इज नोन एज डिप्लॉइड सेल। ठीक है, एक कैरेक्टर के दो अलील्स, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी के दो अलील्स के साथ? कैपिटल टी एक साथ आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ सकता है, और स्मॉल टी एक साथ आ सकता है। तो आप ये लिख लेंगे, हेप्लॉइड सेल क्या होती है? वन अलील ऑफ अ कैरेक्टर इज प्रेजेंट, और डिप्लॉइड सेल क्या होती है? टू अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर इज
प्रेजेंट, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। चलिए ये कहाँ लिख लेंगे, अलील के बाद ही ये पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब ये हम जान चुके हैं, अब हम आते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस पर, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस पर, ठीक है। अब ये बात करते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, डिप्लॉयड सेल की जरा मैं बात करता हूँ। डिप्लॉयड सेल में अलील्स के किसी एक कैरेक्टर के कितने टाइप के अलील्स हो सकते हैं, किसी एक कैरेक्टर के 2 अलील्स हो सकते हैं, और वो 2 अलील्स डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स बना सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक कैरेक्टर के 2 अलील एक साथ आ सकते हैं, यहाँ पे भी 2 अलील हैं, यहाँ पे भी 2 अलील हैं और यहाँ पे भी 2 अलील हैं। ये टॉल बनाएगा, अच्छा ये क्या बनाएगा, ये बात की बात है। पहले ये देखो, एक कैरेक्टर के 2 अलील्स हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जरा एक बात देखिएगा, यहाँ पे जो 2 अलील्स हैं वो एक जैसे हैं, यहाँ पे भी 2 अलील्स एक जैसे हैं। देखिए अलील्स थे कितने, हाइट के जो 2 अलील्स थे वो 2 थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब मैंने कहा कि डिप्लॉयड सेल है तो ये दोनों अलील्स एक साथ आना चाहेंगे, मतलब एक ही जो अलील्स हैं वो 2 के पेयर में आना चाहेंगे। 2 के पेयर में आएंगे तो या तो कैपिटल टी एक साथ आएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी 2 के पेयर में आएंगे तो ऐसे ही रहेंगे। अच्छा जरा आप देखिएगा, इसमें जो ये कैपिटल टी वाला पार्ट है, इसमें जो अलील्स हैं वो एक जैसे हैं, सेम टाइप ऑफ अलील्स। और यहां पे क्या है, यहां पे भी सेम टाइप ऑफ अलील है। यहां पे सेम टाइप किसका है, कैपिटल टी का, और यहां पे सेम टाइप किसका है, स्मॉल टी का। जबकि यहां पे क्या है, यहां पे 2 जो अलील्स थे हाइट के वो दोनों अलग अलग एक साथ आए हैं। यहां पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ अलील, डिफरेंट टाइप ऑफ अलील एक साथ आए हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ अलील एक साथ आए हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और सुनिएगा जरा ध्यान से, जब भी सेम टाइप ऑफ अलील्स एक साथ आते हैं, किसमें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। क्या मैं हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप ऑफ अलील के साथ आने की बात कर सकता हूं क्या, जी नहीं, क्योंकि हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में तो कभी ये पेयर बन ही नहीं पाएगा, वहां पे तो केवल एक ही कैरेक्टर का एक अलील ही होता है। जबकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के 2 अलील्स होते हैं। अब वो 2 अलील्स एक जैसे एक साथ आए हैं कि अलग अलग एक साथ आए हैं, वो बात की बात है। और अब वही बात मैं कर रहा हूं कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब जो एक कैरेक्टर के अलील्स हैं वो सेम टाइप के एक साथ आए हैं, जैसे सेम टाइप ऑफ अलील कैपिटल टी, जैसे दो कैपिटल टी एक साथ आए, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसी को हमने नाम दे दिया होमोजाइगस। क्या नाम दे दिया, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या है, व्हेन सेम टाइप ऑफ allele of a character is present in diploid organism, it is known as homozygous condition। और जब एक कैरेक्टर के जो 2 अलील्स थे वो अलग अलग पेयर होके एक साथ आ गए हैं, मतलब जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 डिफरेंट टाइप के अलील्स थे और ये दोनों डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक साथ आ गए हैं, तो डिफरेंट टाइप के अलील्स एक साथ आ गए हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, इसी को बोल देंगे हेटेरोजाइगस। इसी को क्या बोल दिया, हेटेरोजाइगस बोल दिया। तो होमोजाइगस क्या है, मैं आपको लिख के बता देता हूं व्हाट इज होमोजाइगस। जरा एक बार इसको उतार लेंगे तब मैं आपको लिख के डिफिनेशन लिख के बता देता हूं व्हाट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेम टाइप ऑफ अलील ऑफ अ कैरेक्टर इन 2n ऑर्गेनिज्म। 2n क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इसी को क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। जिसका एग्जांपल क्या है, अगर मैं हाइट कैरेक्टर लेता हूं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी किसका एग्जांपल है, होमोजाइगस का एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ही ये पेयर पॉसिबल है, हेप्लॉयड में पेयर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हेप्लॉयड में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात करना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि हेप्लॉयड में या तो कैपिटल टी रहेगा या तो स्मॉल टी रहेगा, और जब कैपिटल टी अपना अलग है स्मॉल टी अपना अलग है तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन तो होमोजाइगस और कौन हेटेरोजाइगस, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी बात ही नहीं कर पाएंगे। वो तो बात ही तब कर पाएंगे ना जब हम कहते हैं कि 2 डिफरेंट टाइप के अलील एक साथ हैं कि 2 अलग अलग टाइप के, 2 सेम टाइप के अलील एक साथ हैं, तो एक साथ तो आना पड़ेगा। यहाँ पे एक साथ आ ही नहीं सकते क्योंकि पेयर ही नहीं बना सकते। पेयर क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हेप्लॉयड सेल है, ठीक है जी। तो डिप्लॉयड सेल में जब एक कैरेक्टर के जो 2 अलील्स हैं वो सेम टाइप के अलील्स एक साथ आ जाएं तो वो होमोजाइगस, ठीक है। हेटेरोजाइगस,
हेट्रोजाइगस क्या है? प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ alleles of a character in diploid organism। जैसे अगर मैं हाइट को करेक्टर लेता हूं, हाइट को अगर मैं करेक्टर लेता हूं तो उसमें जो हेट्रोजाइगस होगा वो कौन होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दो अलील्स हैं वो डिफरेंट टाइप के अलील्स एक साथ आए हैं। कैपिटल टी एक अलील था, स्मॉल टी एक अलील था, और ये दोनों अलग अलग टाइप के अलील थे जो अलग अलग कैरेक्टर बनाने चाहते थे। लेकिन ये दोनों जब एक साथ आ गए, अलग अलग टाइप के अलील्स एक साथ आ गए, तो इसी को हमने क्या बोल दिया? हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, चलिए हेट्रोजाइगस हो गया। अब आठवां आता है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस, हेमीजाइगस, पहले हेमीजाइगस होता क्या है वो लिखवा देता हूं तब समझाता हूं। हेमीजाइगस क्या है ताकि आप थोड़ा इजीली समझ पाओ? प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील ऑफ अ कैरेक्टर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये क्या बात हो गई सर कि एक ही अलील पाया जाएगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में? ये तो हेप्लॉयड की कंडीशन थी ना, हेप्लॉयड में एक अलील पाया जाता है लेकिन डिप्लॉयड में भी एक अलील पाया जाएगा। ये क्या बात हुई? ये जरा मैं आपको समझाता हूं कैसा हो गया। जरा ह्यूमन के एक्स और वाई क्रोमोसोम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये एक्स क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये कैसा क्रोमोसोम है? जैसे मान लीजिए, देखिए ये एक्स और ये वाई। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। जरा देखिएगा, वाई क्रोमोसोम नीचे वाली लेंथ तो दोनों की बराबर है, लेकिन जो ऊपर वाली लेंथ है उसमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं? इसका मतलब क्या है? अगर नीचे वाली लेंथ बराबर है तो मैंने आपको यही समझाया था, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? जिसमें ऊपर और नीचे की लेंथ बराबर है, और कोई लाइन खींचो तो जो दो जीन आए वो सेम टाइप के जीन प्रेजेंट होने चाहिए, सेम कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट होने चाहिए। जरा ये देखिएगा, नीचे की लेंथ बराबर है तो क्या मैं इसको एक बार के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या ऊपर वाला कभी होमोलोगस बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा, क्योंकि लेंथ ही बराबर नहीं है। तो ये इसी एक्स और वाई क्रोमोसोम का ये होमोलोगस, सेंट्रोमियर से नीचे वाला जो रीजन है वो होमोलोगस है। सेंट्रोमियर ये वाला रीजन है ना, ये पॉइंट जहाँ से ऊपर और नीचे वाली जो क्रोमोसोम के ऊपर वाली साइड है और नीचे वाली साइड है वो जहाँ पे अटैच्ड होती है वो सेंट्रोमियर है। अब देखो, इसके ऊपर वाला हिस्सा नॉन होमोलोगस रीजन है। क्या है? नॉन होमोलोगस रीजन है। नीचे वाला तो होमोलोगस रीजन है और ऊपर वाला नॉन होमोलोगस। ठीक है, अब ये देखिएगा जरा ध्यान से, ये होमोलोगस रीजन है, ये वाला रीजन क्या है? एक्स और वाई का होमोलोगस, और ये वाला रीजन एक्स और वाई का नॉन होमोलोगस रीजन। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई जीन, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, और अब मैं जीन को लोकेट करना चाहूँगा तो एक्स क्रोमोसोम पे तो एक जीन मिलेगा, लेकिन क्या वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन मिलेगा? क्या कोई जीन ही नहीं मिलेगा। जरा देखिएगा, है तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही, दो क्रोमोसोम है, लेकिन दो क्रोमोसोम होने के बाद भी एक लोकस पर मुझको एक ही जीन मिल रहा है, एक लोकस पर मुझको एक ही जीन मिल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। और ये हेमीजाइगस कंडीशन कब आएगी? जब एक्स और वाई के नॉन होमोलोगस रीजन में हम जीन को खोजने की बात करेंगे। समझ रहे हैं? तो हेमीजाइगस कंडीशन कब आएगी? जब when gene is present, ये प्रेजेंट लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना, प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है जी, चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट, इसको भी, ये भी पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे इस चैप्टर के वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे बड़ी आसान से पॉइंट्स हैं वो तो फटाफट हो जाएंगे, जरा सा और फटाफट 5-10 मिनट और वेट करिए, ये चैप्टर खत्म, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप क्या है? 9वां फिनोटाइप क्या है जी? कोई भी जीन है वो क्या बनाएगा? कैरेक्टर बनाएगा। ये कैरेक्टर हम जब बाहर से देखेंगे तो जैसा दिखेगा उसी को फिनोटाइप कहते हैं। मतलब
मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जीन का जो रिजल्ट है वही फिनोटाइप है। मैंने क्या बोला? मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट है जीन का, जो करेक्टर का, उसी को हमने क्या बोला? उसी को हमने क्या बोल दिया? फिनोटाइप। मतलब जो हमको बाहर से देखने को मिला उसी को हमने क्या बोल दिया? फिनोटाइप। जीन का जब रिजल्ट आया तो जो करेक्टर बना, उस करेक्टर को हम बाहर से जैसे देखे वही क्या था? वही जीनोटाइप था, वही फिनोटाइप था। एक बात बताओ, जैसे मान लो कि पेरेंट, कोई भी पिताजी थे, वो डल थे, उनसे उनका एक बच्चा हुआ, डल का मतलब स्किन टोन उनका डल था, डार्क था। उनका जो बच्चा हुआ उसके भी स्किन टोन डार्क ही था, ठीक है। अब ये डार्क कैसे पता चला? हमने देख के बताया। ऐसा तो है नहीं कि मैंने उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, मैंने बाहर से देख के बताया कि उनका स्किन टोन डार्क है। तो बाहर से मैंने देखा मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी को देख के मैंने बताया, तो इसी को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। तो व्हाट इज फिनोटाइप? मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फिनोटाइप। मतलब जीन ने जब अपना एक्सप्रेशन किया होगा तो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली जैसा देखने को मिला होगा वही तो फिनोटाइप है, ठीक है। चलिए, फिनोटाइप जैसे अगर मैं हाइट की बात करता हूं, हाइट कैरेक्टर लेता हूं, हाइट हमारा कैरेक्टर है, तो फिनोटाइप हमारा कैसा आएगा? फिनोटाइप हमारा टॉल भी आ सकता है और डॉर्फ भी आ सकता है। ये फिनोटाइप है जी, कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। फिनोटाइप हो गया। 10वां जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमको कोई भी कैरेक्टर बनाना है तो उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वही फिनोटाइप, वही जीनोटाइप कहलाएगा, ठीक है। It is the genetic constitution for formation of character, for formation of a character। किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वही उसका जीनोटाइप कहलाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल देखने का प्रयास करूं तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी, ये क्या है? ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें से ये दोनों टॉल बनाएंगे, ये डॉर्फ बनाएगा, आगे हम पढ़ लेंगे। लेकिन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन समझने का क्या मतलब है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन समझने का ही मतलब है हम जीनोटाइप का जानकारी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने कहा था टॉल क्या है? फिनोटाइप है। लेकिन कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि टॉल को बनाएगा, ये क्या है? ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? ये जीनोटाइप है, ठीक है। जब हम टॉल की बात करते हैं तो ये फिनोटाइप है, और जब कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करते हैं तो ये जीनोटाइप है। स्मॉल टी की बात करते हैं तो ये जीनोटाइप है, ठीक है। चलिए, 11वां पॉइंट, फिनोकॉपी। फिनोकॉपी बड़ा एक मजेदार पॉइंट है, इसको जरा थोड़ा समझिएगा। देखिए, यूं समझिए कि दो जीन है मेरे पास, कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। आगे हम ये पढ़ लेंगे कि कैपिटल टी टॉल बनाएगा और स्मॉल टी डॉर बनाएगी। हम आगे जान लेंगे, अभी आप इसके बारे में चिंता नहीं करनी आपकी कि ये कैसे टॉल बना रहा है, ये कैसे डॉर बना रहा है। अभी आप फिलहाल ये जानिए कैपिटल टी टॉल बनाता है, स्मॉल टी डॉर बनाता है, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे बदलाव किए, मैंने कुछ ऐसे चेंजेस किए, और चेंजेस के बाद जो कैपिटल टी वाला था उसने तो टॉल बनाया ही बनाया, लेकिन जो स्मॉल टी वाला था, जो डॉर्फ बना रहा था, उसने भी क्या किया? मैंने दोनों में चेंजेस लाए। उसके चेंजेस के बाद जो टॉल वाला था वो क्या बना रहा था? वो तो टॉल बना ही रहा था, लेकिन जो डॉर्फ वाला था वो भी टॉल बना रहा था। ऐसा क्या हुआ? जरा सोचिएगा, दो अलग अलग जीनोटाइप, कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग है। ये दोनों अलग अलग जीनोटाइप अलग अलग फिनोटाइप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये टॉल फिनोटाइप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये डॉर्फ फिनोटाइप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन मैंने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा बदलाव किया, कुछ ऐसा मैंने चेंज कर दिया कि जो दो अलग अलग जीनोटाइप जो अलग अलग फिनोटाइप बनाना चाह रहे थे, उन्होंने सेम टाइप का फिनोटाइप बना दिया। मैंने क्या बोला? दो अलग अलग जीनोटाइप जो कि दो अलग अलग फिनोटाइप बना रहे थे, कुछ ऐसा बदलाव किया गया कि जो अलग अलग फिनोटाइप बना रहे थे वो भी सेम टाइप के फिनोटाइप को बनाने लगे।
इसी को क्या बोलते हैं? फिनोकॉपी बोलते हैं, फिनोकॉपी बोलते हैं। ठीक है, मैं अभी इसको डिफाइन कर देता हूं, व्हेन टू डिफरेंट जीनोटाइप फॉर्मिंग टू डिफरेंट phenotype forming to different phenotype but forms same phenotype is called as फिनोकॉपी। इसी को क्या बोलते हैं? फिनोकॉपी। और जो मैंने तभी को लिखाया था वो फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। ये क्या बनाता? ये टॉल बनाता। और ये क्या बनाता? ये डॉर्फ बनाता। मैंने दोनों में क्या कर दिया? दोनों के अंदर मैंने चेंजेस ला दिए। और चेंजेस लाने के बाद भी जो हमारा टॉल वाला था वो क्या बनाया? उसने तो टॉल ही बनाया, लेकिन जो हमारा डॉर्फ वाला था उसने क्या बना दिया? उसने भी टॉल बना दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं? फिनोकॉपी बोलते हैं, फिनोकॉपी बोलते हैं। लिख लेंगे इसको ज़रा सा। चलिए मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, लिख लें। चलिए ये सारी बातें हमने कर ली। किसके बारे में? जीनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोकॉपी, सारी बातें कर ली। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, सारी बातें कर ली। जीन क्या होता है, अलील क्या होता है, सारी बातें कर ली। चलिए हमारा फिनोटाइप भी हो गया, जीनोटाइप भी हो गया, फिनोकॉपी भी हो गया। अब डोमिनेंट और रिसेसिव अलील की बात करते हैं थोड़ा सा। एक बात बताइएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी कि ये क्या बनाता है? टॉल बनाता है। ये वाला जो है ये भी टॉल ही बनाता है, और ये वाला जो है ये डॉर्फ बनाता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये कैसा है? ये होमोजाइगस है। ये कैसा है? हेटेरोजाइगस है। और ये कैसा है? होमोजाइगस है। एक बात बताइए मुझको, जो ये डॉर्फ वाला है, डॉर्फ ये कब आया? ये केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में दिख रहा है मुझे, होमोजाइगस कंडीशन में दिख रहा है। जबकि जो टॉल वाला है वो होमोजाइगस में तो है ही, साथ साथ हेटेरोजाइगस में भी दिख रहा है। मैंने क्या बोला? जो डॉर्फ वाला हमारा फिनोटाइप आया वो केवल होमोजाइगस कंडीशन में देखने को मिल रहा है, जबकि जो टॉल वाला फिनोटाइप था वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में दिख रहा है। और मैं यही कहता हूं, जरा देखिएगा, डॉर्फ मतलब छोटा, जो इसी को बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर्स जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही दिख पाएं, उस टाइप के कैरेक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं? उस टाइप के कैरेक्टर को ही हम लोग रेसेसिव कैरेक्टर बोल देते हैं। तो रेसेसिव कैरेक्टर कैसे कैरेक्टर हैं? ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपने आप को केवल किस में प्रेजेंट कर पाएं? होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट कर पाएं। ये कैपिटल टी, स्मॉल टी में भी तो स्मॉल टी था, लेकिन इसने अपने आप को, स्मॉल टी ने अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो नहीं दिखा पाया इसने। लेकिन ये कहां दिखा पा रहा है स्मॉल टी अपनी प्रेजेंस को? केवल होमोजाइगस कंडीशन में। इसलिए हमने क्या कह दिया? ये रिसेसिव है। तो रिसेसिव की डेफिनेशन लिख देंगे। मैं बोल रहा हूं आपको, डायरेक्ट बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं कि व्हाट इज रिसेसिव। तो रिसेसिव क्या है? द कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, लिख लेंगे फटाक से इसको। और उसके बाद डोमिनेंट भी लिख देंगे। डोमिनेंट कौन से कैरेक्टर्स हैं? डोमिनेंट वो कैरेक्टर हैं जो अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में रिप्रेजेंट कर पाए। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? यहां पर देखिएगा, जो अपने आप को होमोजाइगस, ऐसे कैरेक्टर्स जो अपने आप को होमो और हेटेरो दोनों में रिप्रेजेंट कर पाए, ऐसे कैरेक्टर को क्या बोल देते हैं? डोमिनेंट। तो रेसेसिव क्या है? जो केवल होमोजाइगस में अपने आप को दिखा पाए और जो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों में दिखा पाए, वो क्या है? डोमिनेंट। जरा देखिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये होमोजाइगस था, हेटेरोजाइगस था। यहाँ पे हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों में टॉल आया। तो ये ऐसा कैरेक्टर था टॉल, जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया, इसलिए डोमिनेंट है। और जबकि स्मॉल टी केवल होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को दिखा पा रहा है, इसलिए ये रेसेसिव है। तो रेसेसिव कौन सा कैरेक्टर होता है? जो अपने आप को केवल होमोजाइगस में रिप्रेजेंट कर पाए, और जो अपने आप को होमो और हेटेरोजाइगस दोनों में रिप्रेजेंट कर पाए, वो डोमिनेंट। तो डोमिनेंट की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द कैरेक्टर विच कैन रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन इज नोन एज डोमिनेंट। तो ये हमारा हो गया, डोमिनेंट हो गया और रेसेसिव भी हमारा हो गया। अब जरा इसकी बात करते हैं, ओरिजिनल या फिर अनमॉडिफाइड एलील।
14वां, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा लेकिन यार ओरिजिनल या फिर अनमॉडिफाइड एलील, इसको ज़रा देखने का प्रयास करते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए हमने आपको भी एक सीक्वेंस बताया था कि कोई भी जीन है वो क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, वो एंजाइम क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, वो प्रोटीन क्या बनाएगी, कैरेक्टर बनाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर जीन में बदलाव हो जाए, यही बदलाव हो जाए तो वो एंजाइम भी बदल जाएगा, एंजाइम बदल जाएगा तो प्रोटीन भी बदल जाएगा, प्रोटीन बदल जाएगा तो कैरेक्टर भी बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर जीन जैसा है, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया तो कैरेक्टर में भी बदलाव नहीं आएगा। तो अनमॉडिफाइड या फिर ओरिजिनल अलील का मतलब यही है कि दिस इज द ओरिजिनल टाइप ऑफ अलील विच फॉर्म्स द ओरिजिनल कैरेक्टर। ठीक है, द जीन फॉर्मिंग, ये वो जीन है, द जीन फॉर्मिंग ओरिजिनल कैरेक्टर, ओरिजिनल या फिर क्लासिकल कैरेक्टर, क्लासिकल मतलब जो कैरेक्टर पहले से बना रहा था, या फिर क्लासिकल कैरेक्टर इज नोन एज, के का मतलब है नोन एज ओरिजिनल या फिर अनमॉडिफाइड एलील। यहां पे मैं लिख देता हूं इज नोन एज ओरिजिनल या फिर अनमॉडिफाइड एलील। ठीक है जी, चलिए ये बात हो गई हमारी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, ये चीज़ हो गया। चलिए 14वां हो गया, 15वां लिखते हैं। 15वां के लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए 15वां क्या है अपना, मॉडिफाइड या फिर म्यूटेंट एलील, मॉडिफाइड या फिर म्यूटेंट एलील। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या बोला था, जो जीन होता है वही क्या बनाता है, कैरेक्टर बनाता है। कैसे, जीन बनाएगा एंजाइम, एंजाइम बनाएगा प्रोटीन, प्रोटीन बनाएगा कैरेक्टर। अब अगर आपने जीन में क्या कर दिया, जीन में चेंज ला दिया तो ये कन्फर्म है कैरेक्टर बदलना ही। जीन में चेंज ला दिया तो कैरेक्टर में चेंज आना कन्फर्म हो गया। ठीक है, हमको ये पता है कि जीन क्या बनाता है, कैरेक्टर। अगर जीन वही है तो कैरेक्टर भी वही बनेगा, लेकिन अगर जीन में बदलाव ला दिया तो जो कैरेक्टर है वो भी बदल जाएगा, कैरेक्टर में भी चेंज आ जाएगा। और जीन में चेंज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। द चेंज इन द जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन इज नोन एज म्यूटेशन। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर जीन बदल गई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैरेक्टर बदल जाएगा। अब उसी टाइप को हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड एलील। अगर जीन बदल गया यानी कि जीन का फॉर्म बदल चुका है, जो जीन पहले था वो जीन अब नहीं है, यानी कि जीन मॉडिफाई हो चुका है, उसका कुछ दूसरा रूप देखने को हमको मिलेगा। उसीलिए हमने इसका नाम दे दिया क्या, मॉडिफाइड या फिर म्यूटेंट एलील। ठीक है, अब ये क्या क्या कर सकता है, अगर कोई मॉडिफाइड एलील है तो वो क्या करेगा, जरा उसको सोचिएगा। अगर कोई मॉडिफाइड एलील है इसका मतलब जीन में, या तो हम जीन कहें या तो एलील कहें, एक ही बात, थोड़ा सा इसको समझिएगा। जीन के हम जब जीन का कहते हैं, जब हम जीन कहते हैं तो इसका मतलब है हम उसको रिलेटिवली नहीं देख रहे हैं, हम जीन ही देख रहे हैं, मतलब हम उसका एक कंपोजिट फॉर्म देख रहे हैं। लेकिन जब हम एलील की बात करते हैं तो हम उसको अलग अलग फॉर्म में तोड़ देते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब हम जीन की बात करते हैं तो जैसे हम हाइट देख लें, और जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करते हैं तो हम टॉल और डार्क देखने की बात करते हैं, यानी कि हम बेसिकली एक कैरेक्टर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अगर जीन और एलील बोलूं इस टॉपिक, इस पॉइंट में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जरा यहाँ पर देखिए, मॉडिफाइड या फिर म्यूटेंट एलील है ना, तो अब ये क्या करेगा, जीन क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। तो अगर ये जीन मॉडिफाई हो गया तो क्या एंजाइम भी मॉडिफाई होगा कि नहीं होगा, इसी के हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि ये अगर पुराना जीन पुराना एंजाइम बना रहा था, अगर जीन ही मॉडिफाई हो गया तो एंजाइम भी मॉडिफाई होगा। तो ये क्या बनाएगा, तो हो सकता है कि जीन में चेंज आ गया लेकिन एंजाइम मॉडिफाई नहीं हो पाया। तो पहला कंडीशन ये मैं लिख रहा हूं कि फॉर्म्स ओरिजिनल एंजाइम, मतलब ऐसा हुआ कि जीन में तो बदलाव आया, लेकिन जीन में बदलाव आने के बाद भी उस बदले हुए जीन ने भी पुराने एंजाइम को ही बनाया। मतलब जीन बदल गया लेकिन अभी भी एंजाइम जो बन रहा था वो पुराने एंजाइम की तरह ही बन रहा है। तो वही मैंने लिखा कि मॉडिफाइड या फिर म्यूटेंट एलील ने क्या बनाया, ओरिजिनल एंजाइम बनाया, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन मैं लिख रहा हूं,
दूसरा कंडीशन, इसने जो एंजाइम बनाया वो लेस एफिशिएंट है, फॉर्म लेस एफिशिएंट एंजाइम। इसने एंजाइम तो वही बनाया जो पहले बना रहा था, लेकिन थोड़ा सा लेस एफिशिएंट बनाया। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, फॉर्म नॉन फंक्शनल एंजाइम। ये इसने जो एंजाइम बनाया वो फंक्शनल ही नहीं है। देखिए बनाया तो वही वाला, लेकिन वो फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है। कितने कितने प्रोसेस हो सकते हैं, अगर जीन में बदलाव आएगा तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, हम वो लिख रहे हैं कि हो सकता है जीन में बदलाव आने के बाद एंजाइम में कोई बदलाव न देखने को मिले, हो सकता है जीन में बदलाव आने के बाद भी जो एंजाइम बने वो लेस एफिशिएंट बने, हो सकता है जीन में बदलाव आने के बाद भी नॉन फंक्शनल एंजाइम बने, या फिर हो सकता है फॉर्म नो एंजाइम एट ऑल। इसने कोई एंजाइम ही नहीं बनाया, जो जीन हमने देखा था उसने कोई एंजाइम ही नहीं बनाया। बस जीन में बदलाव तो हुआ, लेकिन बदलाव ऐसा हुआ कि उस जीन ने कोई एंजाइम ही नहीं बनाया। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन हो सकती हैं अगर हम जीन को या फिर अलील को मॉडिफाई करते हैं। और जब ये ओरिजिनल एंजाइम बनाएगा, मतलब जीन में बदलाव हुआ, अलील में बदलाव हुआ, लेकिन उसने ओरिजिनल एंजाइम ही बनाया, इसको हम कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। सेम सेंस म्यूटेशन, जीन में बदलाव हुआ तो म्यूटेशन तो है ही, जीन में बदलाव हुआ तो म्यूटेशन तो है ही, लेकिन वो म्यूटेशन होने के बाद भी जो रिजल्ट आ रहा है वो पहले जैसा ही आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। इसलिए हमने इसको कहा कि म्यूटेशन तो है लेकिन सेम सेंस दे रहा है, इसलिए सेम सेंस म्यूटेशन। कब, जब म्यूटेंट अलील क्या बनाएगा, ओरिजिनल एंजाइम बनाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, जब म्यूटेंट अलील लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा तब भी इसको यही नाम देंगे, क्या नाम देंगे, सेम सेंस। क्योंकि देखिए एंजाइम कमजोर है लेकिन बना तो वही रहा है जो पहले बना रहा था, इसलिए इसको भी हमने क्या कह दिया, सेम सेंस म्यूटेशन। ठीक है, चलिए अगली बात, जब नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है तो इसको, नॉन फंक्शनल एंजाइम है तो इसको हम कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। मतलब इसने अपना सेंस मिस कर दिया है, इसने अपना नॉन फंक्शनल एंजाइम जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया, मतलब जो इसका सेंस था वो कुछ सेंस बन नहीं रहा, इसलिए हमने इसको कहा मिस सेंस म्यूटेशन। जबकि जब ये कोई एंजाइम ही नहीं बनाएगा तो इसको कहते हैं नो सेंस म्यूटेशन। चलिए चारों बात आप जानते रहिएगा, और आपको बहुत जरूरी है जानना कि आपसे पूछा जाएगा कि सेम सेंस म्यूटेशन कब होता है, तो आप 2 केसेस में सेम सेंस म्यूटेशन बताएंगे। कब, जब ओरिजिनल एंजाइम बनाए, मतलब जब म्यूटेंट अलील ओरिजिनल एंजाइम बनाए, और या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए, दोनों केस में सेम सेंस म्यूटेशन होता है। और जरा एक बात बताइएगा, 1 और 2 के केस में क्या ओरिजिनल फिनोटाइप आएगी क्या? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सेम एंजाइम बन रहा है। जरा सोचना ध्यान से, जीन बदल गया लेकिन अगर एंजाइम नहीं बदला तो प्रोटीन भी नहीं बदलेगा, और प्रोटीन नहीं बदला तो कैरेक्टर भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब जिस केस में एंजाइम वही रह गया उस केस में कैरेक्टर तो वही आएगा, और एंजाइम इन दोनों केस में वही है जो पहले था, भले जीन बदल गया लेकिन एंजाइम वही है। तो 1 और 2 के केस में सेम एंजाइम है, इसीलिए सेम कैरेक्टर बनेगा, और सेम कैरेक्टर बनेगा तो जो फिनोटाइप पहले आएगी वही फिनोटाइप अभी भी आएगी। तो सेम फिनोटाइप की बात मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं 1 और 2 हो गया, 3 और 4 पे। 3 और 4 यहाँ तो एंजाइम ही नहीं बन रहा है, इसमें एंजाइम बना वही लेकिन नॉन फंक्शनल है। जब फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, जब एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन क्या बनाएगा, और प्रोटीन नहीं बनाएगा तो कैरेक्टर कैसे आएगा। और यहाँ पे तो एंजाइम बना ही नहीं, यहाँ पे एंजाइम बना, फंक्शनल नहीं था, यहाँ पे एंजाइम ही नहीं बना, तो दोनों केस में कैरेक्टर की डेवलपमेंट की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे, कैरेक्टर नहीं बनेगा। इस वजह से 3 और 4 ये सेम एंजाइम था इसलिए सेम फिनोटाइप बना रहा था, ये नॉट फॉर्म सेम फिनोटाइप ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई म्यूटेशन के बारे में। इसमें इस केस में सेम फिनोटाइप नहीं बनेगा, जबकि 1 और 2 के केस में सेम फिनोटाइप बनेगा। अब आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मॉडिफाइड और म्यूटेंट अलील कब सेम फिनोटाइप बनाएंगे, तो आप कब कहेंगे, इन सेम सेंस म्यूटेशन दे विल फॉर्म सेम फिनोटाइप, व्हाइल इन मिस सेंस एंड नो सेंस म्यूटेशन दे विल फॉर्म डिफरेंट फिनोटाइप या फिर नो फिनोटाइप। ठीक है, चलिए इस बात को लिख लीजिए, और यहां से इसको मैं रब कर देता हूं। चले, अब ये हो गया है अपना कंप्लीट। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, ऑफ स्प्रिंग। 16वां पॉइंट है अपना ऑफ स्प्रिंग।
ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है थोड़ा उसको देखते हैं। ऑफ स्प्रिंग क्या है मैंने आपसे बताया, एक पेरेंट की जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, नेक्स्ट प्रोजनी होती है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑफ स्प्रिंग नाम देते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक कुत्ता है ना, जो कुत्ता होता है उसके जो बच्चे होते हैं एक समय पर 1 दर्जन बच्चे होते हैं, 5 6 7 8 बच्चे एक ही टाइम पर दे देता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे जो वो कुत्ता जो कुतिया थी वो पेरेंट थी, उसने एक टाइम पे 6 6 7 7 बच्चे पैदा किए, ठीक है, 6 6 7 7 पपीज पैदा किए। अब जरा मैं आपको बताता हूं, ये सारे के सारे उसकी क्या हैं, ऑफ स्प्रिंग हैं। क्या हैं, ऑफ स्प्रिंग हैं। एक समय पर एक ही टाइम पर उसने 6 बच्चों को जन्म दिया, ये सारी क्या है उसकी ऑफ स्प्रिंग है। अच्छा 6 7 महीने बाद वो फिर से बच्चा देगी और फिर से क्या होगी, वही कुतिया फिर से बच्चा देगी और फिर से 5 5 6 6 7 7 बच्चा देगी, फिर से बच्चा देगी 1 2 3 4 5 6, फिर से 5 5 6 6 7 7 बच्चा देगी और इस बार 6 महीने बाद ये फिर से बच्चा देगी और ये 6 के 6 फिर से ये क्या है उसके ऑफ स्प्रिंग। ये 6 के 6 उसके क्या है ऑफ स्प्रिंग। क्यों, क्योंकि ये एक समय पर पैदा हुए हैं, ये भी एक समय, मतलब जैसे मान लो एक सीजन में ये पैदा हुए, ठीक है, तो वो ये सारे के सारे अपने आप में क्या हो गए ऑफ स्प्रिंग। फिर किसी दूसरे सीजन में ये 6 के 6 पैदा हुए, तो ये क्या है, ये भी ऑफ स्प्रिंग है। लेकिन ये और ये सिबलिंग हैं, ये और ये क्या है, सिबलिंग है। क्यों सिबलिंग है, क्योंकि ये दोनों 2 अलग अलग टाइम पर पैदा हुए हैं। थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट के 2 बच्चे हैं ना, कोई पिताजी हैं माताजी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा यूँ समझो कि एक बच्चा हुआ जैसे मान लो 2004 में, ठीक है, और जो दूसरा बच्चा हुआ वो 2007 में हुआ, ठीक है। तो 2004 और 2007 दोनों अलग अलग समय पर पैदा हुए, इसलिए वो क्या है, सिबलिंग है। इसलिए हम और हमारे भाई बहन जनरली क्या होते हैं, सिबलिंग होते हैं। लेकिन यूँ समझिए कि एक पेरेंट्स के, जैसे मान लीजिए कोई माता पिता थे, उनके जुड़वा बच्चा पैदा हुए तो एक ही समय पर दोनों पैदा हुए। अगर एक ही समय पर जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग। यानी कि अगर जुड़वा बच्चे एक समय पर पैदा हो रहे हैं तो ऑफ स्प्रिंग है, जबकि एक ही पेरेंट के 2 अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइम पर पैदा हो रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिबलिंग। ठीक है जी, यही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि उस कुत्ते के 6 बच्चे एक सीजन में हुए और 6 बच्चे दूसरे सीजन में हुए, दोनों अपने अपने सीजन वाले के साथ तो क्या होंगे, ऑफ स्प्रिंग कहलाएंगे। मतलब ये वाला इसका ऑफ स्प्रिंग है, ये वाला इसका ऑफ स्प्रिंग है, ये इस पेरेंट का क्या है, ऑफ स्प्रिंग, ये इस पेरेंट के लिए भी ऑफ स्प्रिंग है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिबलिंग्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं इन्हीं दोनों में आपको डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर कर रहा था। चलिए, ऑफ स्प्रिंग क्या है, प्रोजनी है किसकी, पेरेंट की। प्रोजनी का मतलब नेक्स्ट जनरेशन, प्रोजनी ऑफ द पेरेंट फॉर्म्ड एट वन टाइम, एक ही समय पर। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वन टाइम, एक ही टाइम पर। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, ऑफ स्प्रिंग कहलाती है। और सिबलिंग क्या है, सिबलिंग क्या है, ये प्रोजनी ही है पेरेंट्स की, प्रोजनी ऑफ पेरेंट फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम, फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम। इस चीज को जरा ध्यान से केयर से करिएगा, फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, चलिए, तो हमारा ऑफ स्प्रिंग और सिबलिंग वाला पार्ट भी हो चुका है। अब अगला बात आता है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या है, 18वां, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए, जनरली जो शादी ब्याह होता है हमारे यहाँ, हम कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहिए। इंटरकास्ट का क्या मतलब है, जैसे 2 अलग अलग कास्टों में शादी विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे समाज की धारणा बन चुकी है। ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ अपना ये टर्म है इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। जब हम रिलेटेड ऑर्गेनिज्म्स में, जब हम रिलेटेड लोगों से क्या करते हैं, रिलेटेड लोगों से क्रॉस करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, मतलब किसी पॉपुलेशन में जो
दो लोगों की शादी हो रही है वो क्लोजली रिलेटेड होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग। मतलब दो क्लोजली रिलेटेड में ब्रीडिंग हो रही है, ठीक है। किसी पॉपुलेशन के दो लोग अगर क्लोजली रिलेटेड हैं, एक दूसरे से क्लोज हैं, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग थे पहले अचानक से कहीं से आके मिल गए, ऐसा नहीं है। उनके पेरेंट्स कहीं से आसपास में, उनका रिलेशन है कहीं से आसपास में, दो रिलेशन वाले लोग अगर ब्रीड करते हैं एक दूसरे के पास तो उनको हम क्या कहते हैं, क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स। किसके, पॉपुलेशन के क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स हैं, उन्हीं को हम, उसी में क्या होता है, इनब्रीडिंग, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, इनब्रीडिंग नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, इसमें क्या बढ़ती है, इंक्रीज होती है, क्या, होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी क्या है, होमोजाइगोसिटी क्या है, मैंने आपको बताया ही था। जैसे आप ये देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसमें होमोजाइगस कौन कौन है, ये और ये होमोजाइगस है, ठीक है। होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। अगर देखिए समझिए ध्यान से, दो अगर क्लोज मेंबर्स एक दूसरे में ब्रीड करेंगे तो क्लोज मेंबर में जीन्स जो होंगे वो सेम टाइप के रहने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर सेम टाइप के जीन्स एक साथ आएंगे तो जनरली चांस क्या है कि होमोजाइगस बन जाए, ठीक है। क्या बन जाए, होमोजाइगस बन जाए। इसलिए मैंने कहा कि अगर इन ब्रीडिंग होगी तो ब्रीडिंग क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स के बीच में होगी, और अगर क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स के बीच में ब्रीडिंग होगी तो होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी। और एक बात बताइएगा जरा, अगर होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है तो किस करेक्टर के आने के चांस ज़्यादा हैं, रेसेसिव वाले के, क्योंकि रेसेसिव करेक्टर ही ऐसा करेक्टर है जो अपने आप को केवल किस में दिखा पाता है, होमोजाइगस कंडीशन में। अगर आप होमोजाइगस का कंडीशन बढ़ा रहे हैं, होमोजाइगोसिटी लाने का प्रोसेस कर रहे हैं, तो चांसेस क्या हैं कि होमोजाइगोसिटी बढ़ने से जो रेसेसिव करेक्टर है उसके आने के चांसेस बढ़ जाएं। इंक्रीज होती है क्या, होमोजाइगोसिटी, तो चांसेस ऑफ occurrence of recessive character increases, ठीक है। ये बात समझ जाइए कि रेसेसिव करेक्टर के आने के चांस बढ़ जाएंगे अगर आप इनब्रीडिंग करेंगे तो, ठीक है। अगला पॉइंट आता है 19वां, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग, अब ऐसे ही आउटब्रीडिंग अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दूँ इनब्रीडिंग की जगह, तो यहाँ पे ब्रीडिंग किसके बीच में होगी, ब्रीडिंग बिटवीन डिस्टिंक्टली रिलेटेड और डिस्टिंक्टली रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन के दो अलग अलग जो एक दूसरे से कभी रिलेटेड नहीं थे, किसी रिलेशन में नहीं थे, उनमें अगर ब्रीडिंग होगा तो उस टाइप के ब्रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। देखिए रिलेशन का मतलब है खून, कि उनके रिलेशन में जो खून का रिश्ता है वो कितना नजदीकी है। जितना नजदीकी होगा उतना इन ब्रीडिंग में होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी और उतना उनमें चांस ऑफ रेसेसिव करेक्टर आने का चांस ज्यादा रहेगा। और रेसेसिव करेक्टर जनरली क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जैसे यहाँ पे रेसेसिव में कैपिटल टी भी था, स्मॉल टी भी था, लेकिन स्मॉल टी ही अपने आप को केवल मतलब ये अपने आप को तभी रिप्रेजेंट कर पाएगा जब होमोजाइगस कंडीशन आए। इसका मतलब अगर आप रेसेसिव करेक्टर का चांस बढ़ा रहे हो तो आप अपने अंदर किसका चांस बढ़ा रहे हो, हार्मफुल करेक्टर के लाने का चांस बढ़ा रहे हो। इसका मतलब क्लोजली रिलेटेड में ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए या फिर कम करनी चाहिए, क्योंकि उस केस में रेसेसिव करेक्टर आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जबकि आउट ब्रीडिंग में क्या है, डिस्टिंक्टली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में आप ब्रीड कर रहे हो। जब डिस्टिंक्टली रिलेटेड में ब्रीड करोगे, अलग अलग लोग हैं जिनकी कभी जान पहचान नहीं थी, जिनका कभी कोई रिलेशन नहीं था एक दूसरे से। अगर कभी कोई रिलेशन नहीं था, चाहो खून का चाहो जैसे, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो दोनों ब्रीड करेंगे तो दोनों में जो जीन्स हैं वो अलग अलग जीन्स आने के चांसेस हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो राजपूत समाज है, और जैसे पंडित समाज है, यादव समाज है, अलग अलग टाइप की जातियां हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की जातियों के लोग अलग अलग आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं जनरली, लेकिन अगर करें तो आउट ब्रीडिंग होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि वो कभी भी एक दूसरे से रिलेटेड थे ही नहीं, क्योंकि उनमें कभी खून का रिश्ता था ही नहीं। अगर वो लोग एक दूसरे से ब्रीड करेंगे तो आउट ब्रीडिंग होगी, और इस केस में हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी। और आउट ब्रीडिंग के केस में क्या बढ़ती है, हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। और अगर हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, जरा देखना, हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो अपने आप को केवल डोमिनेंट वाला ही दिखा पाएगा। अगर हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है तो डोमिनेंट
करेक्टर के आने के चांस बढ़ गए, और अगर डोमिनेंट करेक्टर के आने के चांसेस बढ़ गए तो हार्मफुल करेक्टर के आने के चांस घट गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर अच्छा जनरेशन बढ़ाना है, अच्छी ऑफस्प्रिंग जनरेट करनी है, तो आउटब्रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग में दोनों में डिफरेंस था। फटाफट इसको लिख लेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। तो आप भी मुझको बता दीजिए, इनब्रीडिंग करेंगे कि आउटब्रीडिंग करेंगे? इसमें तो काफ़ी सारे लोग होंगे, सर हम तो अमेरिका वाले से करके आएंगे, सबसे तगड़ी आउटब्रीडिंग, कभी कोई रिलेशन नहीं था। हिंदुस्तान वाले कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, खूब आउटब्रीडिंग करिए, अच्छी ऑफस्प्रिंग जनरेट करिए। ठीक है जी, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने ये भी डिस्कस कर लिया, हाँ ये हो गया, इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग तक हमने कवर कर लिया है। ये सारी पॉइंट्स हम डिस्कवर कर लिए हैं। ठीक है जी, चलिए अब हमको डिस्कस करना है क्या? हाइब्रिड विगर। 20वां पॉइंट है अपना हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर क्या है जी? इसको देखिएगा। देखिए, जब मैंने आपसे कहा कि आप क्या करेंगे? आउटब्रीडिंग अगर आप करते हैं तो हेट्रोजाइगोसिटी का चांस बढ़ता है। अगर हेट्रोजाइगोसिटी का चांस बढ़ता है तो जो नई ऑफस्प्रिंग जनरेट होगी उसको, वो जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी उसका सुपीरियर, वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर होगी। मैंने आपसे क्या बोला? जब आप आउटब्रीडिंग करेंगे तो जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी उसमें हेट्रोजाइगोसिटी का चांस बढ़ेगा। तो जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी वो क्या होगी? वो मोर सुपीरियर बनेगी। किससे? पेरेंट्स से। मोर सुपीरियर देन पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर ऑफस्प्रिंग बनेगी, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइब्रिड विगर। मतलब एक ऐसी ऑफस्प्रिंग बनी जो विगरस है। ठीक है, विगरस का मतलब जिसके अंदर ज़्यादा उत्तेजना है, ज़्यादा तेज है, मतलब जो ज़्यादा विगरस है। ठीक है, तो ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइब्रिड विगर बोल देते हैं। ठीक है, और ये हाइब्रिड विगर कैसे बढ़ेगी? आउटब्रीडिंग से बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि आउटब्रीडिंग से हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो मोर सुपीरियर बनेगी। वही मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ा दे रहे हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर डोमिनेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसमें अच्छे कैरेक्टर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर अच्छे कैरेक्टर आने के चांसेस ज़्यादा हैं तो जो ऑफस्प्रिंग है वो सुपीरियर बनेगी, यानी कि पेरेंट्स से भी सुपीरियर ऑफस्प्रिंग बन सकती है अगर आप आउटब्रीडिंग ज़्यादा करते हैं। और ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? हाइब्रिड विगर। तो हाइब्रिड विगर के डेफिनेशन में लिख लीजिएगा जरा। इट इज़ एन ऑफस्प्रिंग जनरेटेड ड्यू टू आउटब्रीडिंग। ठीक है, चलिए अब 21वां पॉइंट, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और आप जितना आउटब्रीडिंग ज़्यादा करेंगे उतनी हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी और उतना हाइब्रिड विगर ज़्यादा आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप इनब्रीडिंग करेंगे तो क्या होगा? अगर आप इनब्रीडिंग करेंगे तो होमोजाइगोसिटी का चांस बढ़ेगा। होमोजाइगोसिटी का चांस बढ़ेगा तो क्या होगा? रेसेसिव करेक्टर आने के चांस बढ़ेंगे। अगर रेसेसिव करेक्टर आने के चांस बढ़ेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो लेस सुपीरियर होगी। किससे? पेरेंट्स से। और ऐसे ही ऑफस्प्रिंग को हम लोग कह देंगे कि ऑफस्प्रिंग डिप्रेस्ड हो गई, मतलब पेरेंट्स से भी कमजोर हो गई। तो इसी और ये डिप्रेस्ड क्यों हुई? क्योंकि हमने क्या किया? इनब्रीडिंग किया, और इसीलिए हम ऐसे ऑफस्प्रिंग को इनब्रीडिंग डिप्रेशन का शिकार बोलते हैं। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? इट इज the generation of an offspring which is less superior than parents। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज्ड इनब्रीडिंग। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई हमारी इनब्रीडिंग डिप्रेशन की। ठीक है, हाइब्रिड विगर जान गए, इनब्रीडिंग जान गए। चलिए अब 3 पॉइंट और बताएं। 22वां देख लेते हैं जरा। 22वां क्या है? फॉरवर्ड जेनेटिक्स क्या है? जब हम फिनोटाइप जानते रहते हैं और जीनोटाइप को जानने की बात करते हैं। मैं पीजी नहीं लिखता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं। फिनोटाइप जब हम जान रहे हैं और हम क्या जानने का प्रयास करते हैं? जीनोटाइप जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी
जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं जिसमें हमें फिनोटाइप पता है और हम जीनोटाइप जानने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी जेनेटिक्स को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड जेनेटिक्स। तो फिनोटाइप से जीनोटाइप की स्टडी को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड जेनेटिक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो जो जेनेटिक्स मेंडल ने डिस्कवर की थी वो कैसी थी? जेनेटिक्स। और मॉर्गन की जेनेटिक्स, जो मेंडल और मॉर्गन ने अपनी स्टडीज की वो जेनेटिक्स कैसी थी? फॉरवर्ड जेनेटिक्स थी। अच्छा, ऐसा क्यों था? जैसे आप सुनिए, मेंडल ने क्या काम किया? मेंडल ने देखा कि जो उन्होंने पौधे लगाए थे, पहले किसके पौधे लगाए? मटर के पौधे। उन्होंने देखा कुछ लंबे कद के पौधे हैं, कुछ छोटे कद के पौधे हैं, किसी में बैगनी कलर का फूल है, किसी में सफ़ेद कलर का फूल है। तो मतलब उनको कैरेक्टर्स का जो फिनोटाइप था वो तो पहले ही पता था कि कौन बैगनी है, कौन सफ़ेद है, कौन ज़्यादा लंबा है, कौन छोटा वाला है, मतलब फिनोटाइप पता था। और वो उससे क्या जानना चाह रहे थे कि लंबा वाला जो है उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट क्या होगा, या फिर बैगन जो इसका फूल जो है वो बैगनी कलर का है, उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट क्या होगा। मतलब उनको फिनोटाइप पता था, वो जीनोटाइप जानने का प्रयास कर रहे थे। तो मेंडल का जो जेनेटिक्स था वो फॉरवर्ड जेनेटिक्स कहलाता है। 23 रिवर्स जेनेटिक्स। रिवर्स जेनेटिक्स क्या है जी? रिवर्स जेनेटिक्स है जब हम जीनोटाइप जानते रहते हैं और क्या जानने का प्रयास करते हैं? फिनोटाइप जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी जेनेटिक्स को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है जी। ऐसी जेनेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स जेनेटिक्स बोलते हैं। और जीनोमिक्स की जो स्टडी होती है, जीनोमिक्स की, वो इसका एग्जाम्पल है, रिवर्स जेनेटिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, जीनोमिक्स। अच्छा, दो तीन टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके अंदर, आप एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है? होमो सैपियंस, ह्यूमन्स हैं आप। तो आपके अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है? 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है। ठीक है, अगर वो 46 कैसे हैं? पेयर में है, मतलब 2n में 46 है। तो n में कितने हो जाएंगे? हेप्लॉइड में अगर मैं आपके हेप्लॉइड नंबर्स की बात करूं तो 23 क्रोमोजोम्स हैं आपके हेप्लॉइड नंबर में। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया था? क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है डीएनए, डीएनए पे प्रेजेंट होता है जीन। इसका मतलब हर क्रोमोजोम पर जीन प्रेजेंट होगा। और जब आप अपने टोटल बॉडी के हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम को एक साथ काउंट करते हैं तो इसको जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। तो जीनोम क्या है? जीनोम क्या है? द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन हेप्लॉइड। हेप्लॉइड मतलब n, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम पर जितने जीन पाए जाएंगे वही क्या है? उसी को हम लोग जीनोम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम थे 23, तो इस टोटल 23 क्रोमोजोम पर जितने भी जीन्स पाए जाएंगे उसको हम जीनोम बोल देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं इलाहाबाद की बात करता हूँ, ठीक है, तो इलाहाबाद में एक आदमी का उसका हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम का जो जीन होगा उसको हम जीनोम बोल देते हैं। तो हर आदमी का अपना जीन होगा। तो इलाहाबाद की जो भी कंप्लीट पॉपुलेशन होगी, अगर मैं सबका जीनोम ले लूँ, बहुत बहुत प्राणी है, सबका जीनोम मैं ले रहा हूँ, सबका जीनोम, पूरी पॉपुलेशन का अगर मैंने क्या काउंट कर दिया? जीनोम, तो इसी को मैं बोल देता हूँ जीन पूल। क्या बोल दिया? जीन पूल। हर आदमी का अपना जीनोम है, क्योंकि हर आदमी के हेप्लॉइड नंबर पे अपना जीन है, तो हर आदमी का अपना जीनोम है। और अगर यही जीनोम मैं किसी पॉपुलेशन का एक साथ ले लेता हूं, मतलब पूरी पॉपुलेशन के हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम पे जो जीन है वो एक साथ मैं काउंट करना चाहूं तो इसी को जीन पूल कहते हैं। तो जीन पूल क्या है जी? जीन पूल क्या है? जीन पूल क्या है? जीन पूल क्या है इसको देखते हैं। जीन पूल क्या है जी? टोटल नंबर ऑफ जीनोम प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में जितना जीनोम पाया जाएगा वही जीन पूल कहलाएगा। ठीक है, और इसी के आगे एक स्टडी, इस एक टर्म है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स क्या है? जीनोमिक्स है स्टडी ऑफ जीनोम। जब आप किसी के जीनोम की स्टडी करना चाहते हो तो उसी को क्या बोलते हैं? जीनोमिक्स बोलते हैं। जीनोमिक्स अपना लास्ट पॉइंट था। देखो भाई, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मैंने हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट होते हैं
जेनेटिक्स से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए। इतने पॉइंट्स तो आपको मिलने वाले नहीं कहीं, मतलब एक एक बिंदु मैंने बताई आज, जितने भी पॉइंट्स जेनेटिक्स में यूज होने वाले हैं। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन हर एक चीज़ समझ में आई होगी। इसी उद्देश्य से मैं ये लेक्चर बना रहा था और आपको इसी उद्देश्य से ये लेक्चर पढ़ना। अगर ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है तो यार इस लेक्चर को 2 पार्ट में पढ़ो या फिर स्पीड को तेज़ करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझा के आपको बताया गया और इतना ज़्यादा पॉइंट शायद मेरे हिसाब से बताया जा रहा होगा आपको। चलिए ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे पूरे। आज हमने जो पढ़ा इंपॉर्टेंट जेनेटिकल टर्म्स के बारे में। अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अब मेंडल्स की जेनेटिक्स यानी कि इनहेरिटेंस वाला पार्ट, क्योंकि अब हमने सारे पॉइंट्स को जान लिया है। तब तक चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। Like a bird on a tree,